हाँ देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझना, ये क्या है, ये मतलब ये भी दोनों साल काम में आएगा, है ना, मतलब 12th में फिजिक्स में भी है फिर से, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझोगे तो दोनों में फायदा होगा, ठीक है। तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि जैसे बोर ने हमको क्या बताया, बिल्कुल देखो एग्जैक्ट बताया था। बोर ने क्या बताया कि हाइड्रोजन जो है, इसका पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वो या 0.529, है ना, उतने डिस्टेंस पर ही मूव करेगा। और इसकी वेलोसिटी भी बताई थी, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, है ना, या फर्स्ट शेल है तो इतने मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी भी बताई और उसने एग्जैक्ट पोजीशन भी बताई, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस पर और इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वो भी आ जाएगा एग्जैक्ट, है ना। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि ये ऐसा हम कर ही नहीं सकते एग्जैक्टली फाइंड, है ना, ऐसे हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है जिससे ऐसा कर पाए, है ना। हाँ मतलब कि इसका मतलब कि वो जो करेक्ट है, लेकिन वो कितना करेक्ट है, 99% समझ लो, है ना, या 90% समझ लो, है ना। और वो उसने बताया कि वो 100% करेक्ट कोई बता ही नहीं सकता, तो हम उसी को करेक्ट मानेंगे, मगर है वो 100% करेक्ट नहीं। तो इसका मतलब ये जो फिक्स्ड शेल का जो कंसेप्ट था बोहर का, है ना, वो फेल हो गया, है ना, कि एकदम फिक्स्ड नहीं होती है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, है ना। और वो प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑर्बिटल्स, है ना, जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़े ना, कि एसपीडीएफ जो पढ़े, है ना, या पीएक्स पीवाई पीजेड, वो सब क्या है, 90% प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, है ना, और उसी को हम मानते हैं। लेकिन उसका जो 90% वाला जो डिस्टेंस है वो वही है जो बोर ने बताया था, है ना। इसलिए हमने लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। तो मतलब चेंज ये हो गया। और दूसरा इन्होंने बोला कि ये सब 3D होता है ना, ये 2D नहीं होता, है ना। इसने सर्कुलर बताया तो इन्होंने बोला नहीं, ये सब क्या है, 3D में, ठीक है ना। तो इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बहुत सारा रिलेवेंस है हमारे लिए, है ना। और इसने ये भी बताया कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन न्यूक्लियस, है ना, वो हम सब प्रूव करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं उसमें रह सकता है। फिर एक और चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते, है ना। इसके लिए फिर क्या होती है, एक नई मैकेनिक्स उन्होंने बताई, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और डी ब्रॉगली ने, है ना, एक बताई क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, कि जो इन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा चेंज, लेकिन हमको वो पढ़ना नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, उसके रिजल्ट्स पढ़ना है, ठीक है, वो हम पढ़ भी चुके हैं, एसपीडीएफ और वो सब, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, it is impossible to calculate exact position, it is impossible, नहीं ये नहीं करा था शायद हमने ना, it is impossible to calculate exact position and momentum, है ना, मोमेंटम या ऑब्लिक में वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही हो जाता है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं कर सकते हम ऐसा काम, है ना, साइमल्टेनियसली, है ना, ये वर्ड भी लिख लो एंड में, साइमल्टेनियसली, है ना, या एट ए टाइम, है ना, मतलब एट ए टाइम हम इसकी वेलोसिटी, है ना, या मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। और उसने बोला कि ये क्यों, मतलब इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं, उस पर क्या डालना पड़ती है, हमको लाइट डालना पड़ती है ना, लाइट मतलब फोटॉन्स, ठीक है। कोई भी चीज हमको कब दिखती है, जब उस पर लाइट जाए, वो टकरा के वापस आए, है ना, नहीं तो बॉल की स्पीड कैसे निकाल पाते हैं, वो सब इसी ढंग से होती है ना, उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है उससे स्पीड निकल रही है, सब कुछ उससे हो रहा है, ठीक है।
है ना। तो ये लाइट यहाँ पे जाके टकराएगी, फिर वापस आएगी, तभी वो चीज हमको दिखेगी, है ना, अदरवाइज वो नहीं दिखेगी, है ना। और जब लाइट टकराएगी तो लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी होती है। और हमने पढ़ा है कि ये क्या करेगा, ये फोटोन इसको एनर्जी का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, है, अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तभी वो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा ना कि फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन को उसने एनर्जी दी और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका मतलब फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी। या स्पेक्ट्रम में कि पहले हमने उन पर लाइट डाली थी तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले गए, और क्यों चले गए, क्योंकि उनको एनर्जी मिली, तभी वो चले गए, है ना। तो जब हम उसको देखने के लिए भी इन पर लाइट डालेंगे तो भी क्या होगा, वो फोटोन से इनको क्या हो जाएगी, एनर्जी कुछ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होके जब वो आएगा, है ना, तो हमको तो वो कहाँ दिखेगा, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलने से या तो क्या हो जाएगा, ये अपने इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, और या फिर इसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, है ना। इसलिए चेंज आ गया, इसलिए नहीं कि लाइट टकरा के वापस आएगी तो उतनी देर में वो आगे हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस लाइट, क्योंकि देखो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड सिर्फ 10⁶ है ना। तो यदि लाइट जाके वापस आएगी तो उतनी देर में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि हम देखेंगे कहाँ, पास से देखेंगे, कोई बहुत दूर से तो देख नहीं रहे उसको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ गया, क्योंकि इस लाइट ने उसको क्या दे दी, एनर्जी दे दी, है ना। और उस एनर्जी के कारण क्या होगा, अब एनर्जी कहीं तो जाएगी उसकी, है ना। एनर्जी क्या करेगी, या तो उसके मोमेंटम में चेंज कर देगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज कर देगी, या उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ अपनी जगह से उसको हटा देगी, है ना। तो उस कारण से हमको जहां वो दिख रहा है और जो हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आ ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि अब चेंज हो गई उसकी, ठीक है। तो ये लाइट ने खुद ने ही उसकी चेंज कर दी, है ना। इसलिए हम जितने भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी एग्जैक्ट ये चीज फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, है ना, ठीक है। डे टू डे लाइफ में क्यों फर्क नहीं पड़ता है वो भी हम इसमें देखेंगे। अब उसने क्या बताया कि इसमें जो अनसर्टेनिटी इनकी जो आ रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, h/4π, है ना, कम। हाँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। डेल एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। हाँ तो ऐसा लिखो, ये पहले, अच्छा चलो इतना लिख लो, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। डेल एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। अब p को क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है तो मास तो फिक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। हाँ मोमेंटम, मोमेंटम को p से करते हैं और p क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। लेकिन जब चेंज इन p लेंगे तो मतलब m इंटू चेंज इन v, ऐसा है। मास तो कांस्टेंट होगा किसी भी चीज का, वेलोसिटी बदलेगी, तो उसको बदल दिया तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm, ठीक है। हाँ कैसे भी लिखो, तो मल्टीप्लाई में, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। मास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट करेंगे, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब इसका रीजन भी लिख लो कि व्हाई इट हैपेंस, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, हाँ बिकॉज, हाँ ठीक है चलो, हाँ ऐसा लिख लो h/4πm। तो देखो यदि एक में अनसर्टेनिटी कम हुई तो दूसरे की बढ़ जाएगी, दोनों में से कोई एक तो ऐसा होगा ही होगा जो हम 100%, हम मान लो इसकी पोजीशन ये है, फिक्स कर दे, तो इसकी अनसर्टेनिटी बिल्कुल कम हो गई, है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम दोनों चीजों को एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर कर ही नहीं पाए, ठीक है। एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट है ना,
क्योंकि अब सब हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम उसमें आ गए, है ना। तो क्वांटम में एच मतलब हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। उसी की थ्योरी को लेके इन्होंने सब कुछ आगे करा, ठीक है। हाँ हाँ, वो मैं बताया था ना कि क्या होता है, न्यू इक्वल टू, है ना, ये ई इक्वल टू, है ना, एच न्यू होता है, ठीक है। तो ई और न्यू में यदि ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप जो होगा वो एच के बराबर होगा, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में यदि हमने ग्राफ प्लॉट करा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसका स्लोप किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, ठीक है। तो और वो हमेशा सेम ही आता है सबके लिए, है ना। वो h के बराबर होगा इसका मतलब नहीं, ये होता है ना y इक्वल टू एम एक्स, तो इसका स्लोप क्या होगा, यदि e को इधर लोगे और न्यू को इधर लोगे तो इसका स्लोप हमेशा यही आएगा, h ही आएगा। बस उसी वैल्यू को बोल दिया h की वैल्यू, ठीक है। पहले h पता थोड़ी था किसी को, ठीक है। ये स्लोप की वैल्यू को h बोल दिया, ठीक है। ऐसे h की वैल्यू है ना। e और न्यू का ग्राफ जब भी बनाओगे, है ना, न्यू चेंज करते जाओ e चेंज होते जाएगा, उसके ग्राफ का स्लोप जब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। तो उसका जब भी टेन थीटा लोगे तो वो हमेशा वही आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है। तो वो बस उसी को h बोल दिया ना। ऐसे ही निकलते हैं कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। और यदि वो नहीं सेम आ रहा होगा तो फिर उसको हर एक के लिए अलग अलग बोल देंगे कि हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो रहा, लेकिन ये हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यही आएगा, ठीक है। ऐसे निकलता है, ठीक आए, समझ में आया। तो देखो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, है ना। हाँ, अब ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा, कि मतलब अनसर्टेनिटी क्यों आ रही थी, है ना। तो ऐसा लिखो कि टू सी एन इलेक्ट्रॉन, टू सी एन इलेक्ट्रॉन वी हैव टू इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन इट, उसके ऊपर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पड़ेंगे, है ना। या मतलब लाइट, टू इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन इट, ना, कि उसके ऊपर रेडिएशन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड द फोटोन प्रेजेंट इन दैट रेडिएशन ट्रांसफर सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, एंड द फोटोन प्रेजेंट इन दैट रेडिएशन, है ना। हर एक में अलग अलग एनर्जी का होगा, जो भी लाइट डालेंगे उसके ऊपर, ट्रांसफर सम एनर्जी, ना, ट्रांसफर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन, या गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। ड्यू टू दिस, आइदर इन पोजीशन or in momentum, either in position or in momentum, some change takes place, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, तो वो हम मेजर जो कर रहे हैं वो फिर एग्जैक्ट नहीं रह जाएगा, है ना, वो एग्जैक्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं होता। डे टू डे लाइफ में ये क्यों प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यही, व्हाई दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन डे टू, ये स्कूल में पूछ सकते हैं कि व्हाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ, या हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो देखो डे टू डे लाइफ में हम जो ऑब्जेक्ट जिनसे डील करते हैं वो क्या होते हैं, हेवी होते हैं, काफी थोड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हेवी ऑब्जेक्ट्स मान लिया हमने, कम से कम कितना होगा, 1 मिलीग्राम मान लिया, ठीक है, कि 1 मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट तो कम से कम हम यूज करते ही करते हैं, है ना। इससे छोटा ऑब्जेक्ट हम जनरली यूज करते ही नहीं, या मतलब उसकी हमको वेलोसिटी या वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। जैसे बॉल है, कितनी भी छोटी से छोटी भी बॉल होगी तो वो इतने तो होगी, ठीक है ना, कि इतने, इससे ज्यादा ही रहती है, 1 मिलीग्राम बहुत कम होता है,
ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन वो कैसा, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। ठीक है, कि इन डे टू डे लाइफ, है ना, एटलीस्ट वी डील विथ, है ना, दिस मच वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कम से कम इतना तो रहता ही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो कम से कम क्या होता है, 1 मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 kg, है ना। हाँ, इधर ठीक है, तो क्या होगा कि कम से कम क्या होगा, 1 मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 kg हो गया। ठीक है, अब इसको हम यदि उसमें पुट करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच की वैल्यू, हाँ पहले चलो फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना। अब एच की वैल्यू क्या होगी, 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना हो गया, 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, हाँ, अब मान लो इसको इसको हम इग्नोर भी कर दे, है ना, इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, 6.6/4 इंटू 3.14 को मान लो इग्नोर भी कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, ये नियरली इक्वल टू 10⁻, कितना होगा, -28, है ना, हो जाएगा ना इतना, क्यों 34 और +6, है ना, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻28। इसको मान लो हमने हटा भी दिया, मान लो कोई एक आध का फर्क भी पड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, तो कितना हो गया, 10⁻⁻28 हो गया। या कर लो इसको सॉल्व, 6.6/12 करके देख लो। हाँ, ये मतलब अपन ने ये 3.14 को 3 ले लिया, हाँ कम आएगा ना, 0.57 मान लो, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत ये ज्यादा कम है तो 0.57 मान लिया। ठीक है, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻⁻28, है ना, या फिर 5.7 इंटू 10⁻⁻29, है ना, ऐसे। ठीक है, और भी छोटा हो गया। ठीक है, तो देखो इतना आ गया, 10⁻⁻29 हो गया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ, तो क्या करा है, देखो इसमें क्या पुट करा है, 10⁻⁻6 यहाँ पुट कर दिया, है ना, एच की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये आ गया। अब दिस इज वेरी 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 लेस, है ना, 10⁻⁻29 मतलब कुछ नहीं होता है। और अब हम जब किसी चीज को देखते हैं, है ना, तो मतलब पूरा स्पेस है हमारे सामने, उस स्पेस में 10⁻⁻29 की यदि अनसर्टिनिटी हो भी तो हमारे लिए उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रह जाता, है ना। मान लो जैसे कोई चीज ऐसे आ रही है हमारे सामने से, ऐसे आ रही है ना, अब मान लो इतने पूरे उसमें 10⁻⁻29 इधर उधर भी हुई है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना उससे, है ना। ठीक है, कि जैसे बॉल आ रही है ना, मान लो हमारी आंख नहीं देख पा रही वो 10⁻⁻29 की अनसर्टेनिटी, फिर भी वो हम बेट घुमाएंगे तो उस बॉल पे लग जाएगा, है ना। ठीक है, मान लो वो बेट, मान लो 10⁻⁻29 इधर उधर भी हुआ तो भी लगभग उस पर टच हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इतना कम है कि हमारे डे टू डे लाइफ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो किसके लिए करा हमने, इसके लिए करा। यदि इसकी जगह हम और भी हेवी ऑब्जेक्ट ले, है ना, तो ये अनसर्टेनिटी और भी क्या होती जाएगी, कम। जैसे मान लो हमने 1 kg का लिया तो 1 kg में यहाँ 1 आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻34 हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, है ना। एक कार का लिया, एक कार का वेट मिनिमम कितना हो सकता है
हम मान लो 200 किलो मान लिया, 300 किलो, है ना, 200 से भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, है ना। तो यदि मान लो 600 माना, तो यहाँ 600 रखेंगे तो ये और कम हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो उसकी इतने कम, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इतना कम उसमें अनसर्टेनिटी आ भी गई उसके वेलोसिटी या उसमें, तो हमें डे टू डे लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होगी नहीं ना, खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास देखने का साधन वो है। तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि यदि ये फोटोन उसको, कार को यदि एनर्जी ट्रांसफर भी कर देगा तो उससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये मतलब है उसका, ठीक है। क्योंकि कार इतनी हैवी है कि मान लो वो फोटोन की थोड़ी एनर्जी उसको मिल भी गई तो उसकी एक्चुअल उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, या उस कितना होगा, है ना। तो कितना होगा ये अपन निकाल तो रहे हैं, है ना, कि कितनी आएगी, है ना। ये तो डिपेंड इसी पे ना, मास पे, है ना, डिपेंड किस पे, मास पे, ठीक है। तो मास पे डिपेंड है तो हम निकाल ही रहे हैं ना, कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, डे टू डे लाइफ में उसका क्या होगा, हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता, होती है लेकिन हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा उसका, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो चीज वहीं दिखेगी, उस चीज की स्पीड भी हम मेजर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डे टू डे लाइफ में हमारे लिए वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं जो हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ने बताया, है ना। उससे हम वेलोसिटी वगैरह सब कुछ रख के सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो इतना करा इसको। हाँ, फिर इसमें नीचे ऐसा लिख देना, दिस अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी लेस, दिस अनसर्टेनिटी is very very less, so it has no relevance in our day to day life, है ना। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत बड़े एरिया में उसको देख रहे हैं, है ना। तो उस पूरे एरिया में मान लो हमने 1 किलोमीटर तक, मान लो हमारी आंखें इतने इतने चौड़े में देख रही, तो 1 किलोमीटर में यदि 10⁻⁻30 की मान लो आ भी गई कुछ चीज अंतर, तो उससे हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखेगा वो, ये मतलब है ना। क्योंकि हम कितने बड़े उसमें देख रहे हैं ना, रेफरेंस में उस चीज को, तो उसका अंतर कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन वही यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए करें, ठीक है, देखो ये लिख लिया इतना, है ना। हाँ, देखो इसको ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट इज नॉट रिलेवेंट इन डे टू डे लाइफ, है ना। इसके बाद भले आप ये और लिख सकते हो कि इन डे टू डे लाइफ वी डील विथ मोर हैवी ऑब्जेक्ट्स देन दिस, है ना। सो अनसर्टेनिटी इज मच मोर लेस, है ना, वो इससे भी कम होती चली जाएगी। मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ले रहे 600 केजी, कार का ऐसे लिया। हाँ, तो 600 यहाँ रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये और वैल्यू कम हो जाएगी ना, डिवाइड होगा ना 600 से, तो वैल्यू और कम हो जाएगी। 600 में मान लो अपन 100 ही ले लिया तो 10⁻⁻36 हो जाएगा, और कम होते जाएगा। जितना m बढ़ेगा उतना कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए कोई भी उसका क्या होगा, रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं रह जाएगा, ठीक है। हमने तो बहुत छोटा मान के कर लिया इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब यही तो वैल्यू है, नहीं मतलब नहीं ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, है ना। हाँ, तो फिर मतलब तो कुछ तो आना चाहिए ना इसकी यूनिट। तो रख दो, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये तो है, ठीक है ना। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है इधर, है ना, मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये हमारी ये हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी रखोगे तो और डिवाइड हो जाएगी, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वो, क्योंकि और डिवाइड होना ना यहाँ पे सब चीजें, ठीक है। मान लो 1% की अनसर्टेनिटी आई तो वो यहाँ रख देंगे, तो 1% और रख देंगे, जितनी भी वेलोसिटी होगी टोटल उसमें। हाँ, जैसे जो एरर होता है ना, तो जैसे मेजरमेंट का जो एरर है वो यहाँ पे बिल्कुल निग्लिजिबल है ना। और वो निग्लिजिबल क्या, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, इतना है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। वो अनसर्टेनिटी लगा देते हैं 0.0.0.00। हाँ, वो तो हम मैथमेटिक्स और उसमें मतलब नॉर्मल वो भी बड़ी बड़ी चीजों में करते हैं ना, इनमें तो हमारे वो भी कुछ भी नहीं रिलेवेंट रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो ऐसा होगा। फिर अब फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, इफ वी कैलकुलेट फॉर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इसकी जगह इलेक्ट्रॉन के लिए रखा, है ना, कि हमको ये बोलने लग जाएंगे शो दैट दिस प्रिंसिपल इज रिलेवेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻³ kg, है ना, ये हो जाएगा।
तो अब हमको यहाँ ये रखना पड़ेगा, है ना, 9.1 इंटू 10⁻31। हाँ देखो अब क्या हो गया, बहुत बढ़ गई है। -3 तो ये तो वो इतने का हो जाएगा 10⁻³ और हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए तो -4 हो जाएगा, है ना। मान लो ये डिवाइड करके और आ जाएगा तो -4 -5 ऐसा हो जाएगा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं कितना भी होगा, क्योंकि हमने 0.57 निकाला था, उसको 10 से और डिवाइड कर दिया, और क्या हुआ, 9.1 है, उससे वो डिवाइड ही तो करना है इसको ना, ठीक है ना, डिवाइड ही तो करना है, तो और नेगेटिव में और वो हो जाएगा वो, ठीक है ठीक है। तो मान लो थोड़ा बहुत ही और वो हो गया, छोटा हो गया इससे, है ना। मान लिया कि ये एग्जैक्ट नहीं तो कर ही लो उसको, जैसे हमने कर लिया 10 मान के कर लिया, तो 0.057 इंटू ये आ जाएगा, मतलब 5.7 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है, इतना आ गया मान, ठीक है। तो बढ़ गया। तो नहीं, ये 10⁻⁻5 है ना ये, हाँ। तो हाँ, तो डिवाइड का मतलब और ज्यादा से डिवाइड होगा ये, हाँ। तो कम हुआ ना, बढ़ेगा थोड़ी। मास ज्यादा से डिवाइड हुआ। हाँ देखो, इसको तुम उससे कंपेयर करोगे, उससे किससे, जो हमने पहले निकाला था उसके कंपेयर में तो बहुत बढ़ गया, हाँ। बढ़ नहीं गया, बहुत बढ़ गया, हाँ है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। वो क्या आया था 10⁻28 आया था, 28 29 आया, और ये आया 10⁻⁻5। और इलेक्ट्रॉन को हम देखते कितने स्पेस में रहता है इलेक्ट्रॉन, 10⁻10 मीटर के अंदर रहता है वो, है ना। तो 10⁻10 में यदि 10⁻5 की अनसर्टेनिटी, मान लो चलो एक में मान ली बिल्कुल फिक्स हो गई पोजीशन, तो पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की हो गई, या वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मान लो 0 है, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो गई, पूरी की पूरी हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन को अपन 2 जगह देख पाएंगे। हाँ, कि वो इतना ज्यादा अंतर आ जाएगा, मतलब उसके जिस एरिया में हम उसको देख रहे हैं उससे भी ज्यादा अनसर्टेन है वो, है ना, उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब उसमें एरर 100% से भी ज्यादा एरर आ रहा है ना, आ रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन को हम देखते कितने स्पेस में, ये रेडियस होता है 10⁻⁻10, है ना, इतने उसमें हमको इस इलेक्ट्रॉन को देखना, और अनसर्टेनिटी उससे भी बड़ी है ना। और जबकि डे टू डे लाइफ में क्या हुआ था कि हम 10 मतलब 1 किलोमीटर में 10⁻28 थी, या मान लो चलो 100 मीटर मान लिया तो भी 10⁻28 बहुत छोटी थी। ये उससे भी बड़ी अनसर्टिनिटी है जहां पर कि उसको हमको क्या है देखना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिलेवेंट फॉर, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो बस ऐसा करके देखो, इसमें क्या लिख देना, दिस अनसर्टिनिटी इज वेरी मच फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर एन एटम ऐसा लिख दो, दिस अनसर्टिनिटी इज वेरी मच विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम, है ना, एक एटम के रिस्पेक्ट में अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है। देखो वेलोसिटी में भी देखो 10⁻⁻, वो क्या होती है 6 होती है, ठीक है। तो दिस अनसर्टिनिटी इज मच मोर, है ना, इसलिए उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन हम इलेक्ट्रॉन की ट्रेस नहीं कर सकते। मान लो वेलोसिटी कर ली तो लोकेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि उसके अनसर्टिनिटी बहुत ही क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। हाँ नहीं, वो चले नहीं जाएगा, उसमें गलती आ रही है हमको, है ना, क्योंकि हमने उसको क्या करे, और हमने उस पर इलेक्ट्रॉन डाल दिया है तो उसको एनर्जी और मिल गई है ना, तो वो गलत आएगी, है ना, सही नहीं आ पाएगी उस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको फोटोन डालने के बाद जो हमको फोटोन जैसा दिख रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसका जहां था वहां नहीं दिख रहा है। हाँ बस कुछ भी मान लो, है ना, कि वो ऐसा, मतलब उस पूरे उसमें जो हम उसको लोकेट, बोहर ने लोकेट कर रहा था उसको, तो वो बोहर ने तो देखो थेरोटिकली निकाला था वो सब चीजें, तो इसने बोला कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, है ना, कि वो निकाल। तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी रीजन को क्या नाम दिया गया, ऑर्बिटल्स नाम दिया गया, ठीक है। हाँ तो अब इसके आगे ऐसा एक सेंटेंस लिखो। सर एक मिनट ये लिख लेना। हाँ हाँ, क्योंकि कोई भी चीज, है ना, यदि मान लो रिवॉल्व नहीं करेगी तो ग्रेविटेशन से नीचे खिंच जाएगी। बट सर फिजिक्स वाला करना पड़ा थी कि 90 डिग्री नहीं। अब फिर ये ऐसे जैसे अपन कोई भी चीज को देखो,
है ना, तो नहीं खींचेगा तो उसको वो खींच लेगा, उसका न्यूक्लियस खींच लेगा यदि नहीं घूमेगा तो। वो भी तो फोर्स लगा रहा है उसमें, भी अगर अगर घूमेगा तब भी तो खींच। तो बताया ना कि वो दोनों बैलेंस होते हैं ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर अभी अभी और प्रूव करेंगे उसको क्यों नहीं होता ऐसा, ठीक है, कि क्यों नहीं गिरता उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे इसमें लिखो कि हाँ, सो वी कैन नॉट फाइंड, yes, so we can find only, so we can find only maximum probability reasons, maximum probability reasons around nucleus where electron, अराउंड न्यूक्लियस। हाँ, where electron can be found, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। these are called orbitals, इन्हीं को ऑर्बिटल्स बोला। ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन जो थे उनको ही क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिटल्स बोला, है ना। और वो क्या होते हैं, दे आर 3D, वो कैसे होते हैं, 3D होते हैं, ठीक है। तो देखो बोहर ने जो बताया था उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हमारा ना, ठीक है ना, आया समझ में, इतना आया। हाँ, अब एक और चीज लिखो, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन न्यूक्लियस, है ना। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और हमारे लिए एडवांटेज हुआ कि इसने ये बताया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो अब न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रदरफोर्ड ने बताया था वो, है ना, क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर ना, वो होती है न्यूक्लियस की। एटम की 10⁻⁻10 है ना, और न्यूक्लियस की 10⁻⁻15, ठीक है ना। तभी हमने वो नहीं करा था कि यदि न्यूक्लियस एक बॉल है तो एटम एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है ना, ये भी हमने एग्जाम्पल लिया था ना। तो ऐसा होता है। तो देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ना इज इक्वल टू कितना है, 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। अब हमने मान लिया कि डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना, क्योंकि जिस पोजीशन में हम उसको देख रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर, तो मैक्सिमम इतनी हो गई मान लो, क्योंकि हमको ये लेके प्रूव करना है ना कि न्यूक्लियस को लेना है, इसलिए न्यूक्लियस के बराबर ले लिया हमने। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के रहने की, है ना, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, देखो अब जितनी जगह है उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी तो हो नहीं सकती ना, उसके अंदर ही कहीं रहेगा वो, है ना। तो हमने मान लिया कि न्यूक्लियस इतने उसमें कहीं ना कहीं है, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है ना, कि पूरे के बराबर मान लिया कि अंदर कहीं ना कहीं है ना। इस पूरे में रहने की प्रोबेबिलिटी तो उसके 100% है यदि न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो, जैसे एटम के अंदर है तो 10⁻⁻10 मीटर में तो 100% वो प्रेजेंट ही है ना, यदि उसमें भी नहीं होगा तो बाहर ही निकल जाएगा फिर तो वो। तो न्यूक्लियस के अंदर रहना मतलब इस डिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं वो है, ठीक है। तो 10⁻⁻15 मीटर में कहीं ना कहीं है वो, है ना। और हमने मान ली कि यही उसकी, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी चीज की। यदि है तो इसका मतलब कोई रिलेवेंट ही नहीं है वो चीज, ठीक है ना, इसका मतलब वो वहां रह ही नहीं रहा है। इससे भी ज्यादा अनसर्टेनिटी का मतलब है इस डिस्टेंस पर वो रह ही नहीं रहा है, तो वो बाहर ही है इसका मतलब, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। अब इससे हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू, है ना, इसका कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻30 वो सॉरी 31, है ना, 34 तो सर ग्राम में आता है। हाँ, -34 ग्राम में वो 28 आएगा, हाँ, नेगेटिव है ना। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, यदि हमने ये पुट करा ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो हमने निकाला ही था, कितना निकाला था, हाँ
0.057 इंटू 10⁻³ है ना, इसको हमने ऐसा निकाला था, हाँ, ये 10⁻12 का है ना, और अपॉन क्या आ गया 10⁻−15 है ना। देखो डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और वो वाली वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो देखो डेल्टा वी कितना आ गया 10⁻, नियरली मान लो, चलो एग्जैक्ट भी निकाल, 057 इंटू 10⁻12 है ना, ये आ गया ना, ये बहुत ज्यादा है ना। हाँ ये देखो, और यदि इसको पूरा वो भी करेंगे तो 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि अब तो v हो गया ये सिर्फ, है ना। तो देखो अब ये क्या आया, उसकी वेलोसिटी की अनसर्टिनिटी कितनी आई, इतनी आई, एंड तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इससे ज्यादा ही होगी, है ना, होगा ना। किसी चीज में एरर कितना आएगा, उसकी एक्चुअल से तो कम ही आएगा, ठीक है। देखो कोई भी चीज का एरर कितना आएगा, उसके एक्चुअल वैल्यू से तो कम ही आना चाहिए ना एरर, नहीं तो उससे भी ज्यादा आ जाए तो फिर ऐसे फायदा ही क्या उसका, वो निकालने का हमको कुछ भी चीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दिस, है ना, कि वो इससे भी ज्यादा होना चाहिए, है ना, एंड दिस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट की स्पीड से भी क्या है, ज्यादा है, और ये पॉसिबल नहीं है ना कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। लाइट फास्टेस्ट होती है ना अभी तक हमारा, ऐसा भी तो कि तो वो पैरेलल डायमेंशन ट्रैवल करते रहे तो हर एक मिनट नहीं नहीं ऐसा है नहीं ना, हमको तो पता है ना कि वो पार्टिकल ही है ना, और ऐसा ही है ना, हमको पता है ना वो चीज़ तो, ठीक है, कि और उन्हीं से सब कुछ बना हुआ है ना, उन्हीं से सब कुछ बना है एटम से ही, ठीक है। तो देखो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इतना लिखा, हाँ ये पहले लिखो, फिर इसके आगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्यों न्यूक्लियस में वो नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। ठीक, इतना तो सेम ही था इधर का तो, है ना, बस उसको 10⁻−15 से और है ना वो डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि इतना स्पेस है उसकी, है ना, तो उसको डेल्टा एक्स की जगह पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ और ऑब्जेक्ट की मतलब इसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं है, ऐसा क्यों, मतलब ज्यादा भी तो हो सकती है। क्योंकि नहीं कोई भी देखो, जिससे मास ज्यादा होता है ना, मास जिसका जितना कम होगा वो उतनी फास्ट चल सकता है ना, मास ज्यादा होगा तो वो स्लो चलेगा, और हमको पता है कि जो फोटोन का मास होता है लाइट के पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है ना, तो इसका मतलब कि फोटोन ज्यादा तेज चलते हैं, इलेक्ट्रॉन उनसे स्लो चलता है। इसलिए किसी भी पार्टिकल, जो नॉर्मल पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं, है ना, उनकी स्पीड कभी भी लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना, अदरवाइज मतलब देखा जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी हो पाएगा वो चीज, है ना। तो वो तभी वो उसने वो दी ना E = mc², है ना, ठीक है, कि मास एनर्जी में ऐसे टाइम कन्वर्ट हो जाता है, यदि कन्वर्ट हो तो, है ना, होता है एटम बम और ये सब में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तभी तो इतनी एनर्जी निकलती है उनसे, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, हाँ अब इसके आगे ऐसा स्टेटमेंट लिखो, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, it means for an electron to remain in the nucleus, its velocity should be more than, for an electron to remain in the nucleus, its velocity should be much more than, लिख लो, much more than velocity of light, हाँ, is much more than the velocity of light, है ना, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, हमको ये पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लाइट के पार्टिकलों के मास से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लाइट के पार्टिकल भी हमने मान लिए फोटोन, वो तो टोटल एनर्जी के पार्टिकल ही है, ठीक है,
एंड दैट इज कहाँ तक लिखा, दैट इज, हाँ, रिमेन इन द न्यूक्लियस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि उसको उनमें रहने के लिए क्या चाहिए, लाइट से ज्यादा तेजी से उनको घूमना चाहिए तो रह सकते थे, है ना, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए वो रह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे प्रोटॉन है कि प्रोटॉन क्यों रह रहा है ना, तो वो, हाँ, उसका मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रोटॉन के केस में, 10 to the power -27 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 to the power माइनस इतना होता है ना मास ऑफ प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10 to the power -27 kg। तो देखो ये रखेंगे तो अब ऊपर क्या वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा अब ये, माइनस कितना होगा, 7 आया, है ना, -7 होगा तो 15 में से 7 माइनस होंगे तो कितना होगा, 8 आ जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद आएगा तो ये 6 में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या हो गया, कम हो गया, है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोटॉन उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी इतनी भी हो तो भी रह सकते हैं, इसीलिए प्रोटॉन उस छोटे से स्पेस में रह जाते हैं, है ना। न्यूट्रॉन का भी लगभग मास यही होता है ना, तो न्यूट्रॉन के केस में भी लगभग यही आएगी वेलोसिटी का वो, उसका है ना। 1.6